उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को सॉफ्ट हिंदुत्व से मात देने की तैयारी में है। सबसे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण के स्वागत में बयान दिया, फिर अपने निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के दिन कांग्रेस कार्यालय पर भव्य राम का पोस्टर लगाया। राम दरबार की पूजा अर्चना की गई। 25 सीटों पर गंगा जल से शुद्धिकरण अभियान शुरू किया। 15 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए लोकतंत्र बचाओ संदेश देंगे कमलनाथ, लेकिन नाथ के इन फैसलों पर चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए हैं। ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। इसलिए हम केवल उन मुद्दों पर चर्चा करें, दल बदल वाला मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको हम उठाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाले लक्ष्मण सिंह कई मर्तबा पार्टी को आईना दिखा चुके हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस ने उनका निजी बयान बताकर किनारा कर लिया। उधर बीजेपी चुटकी लेने से नहीं चूकी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अब ये लक्ष्मण सिंह जी आधुनिक युग के लक्ष्मण हैं। इनकी विचारधारा अलग है। उस समय के राम लक्ष्मण की विचारधारा अलग थी। हमारा मानना ऐसा है कि राम की भक्ति पूरा देश डूबा हुआ है। हर व्यक्ति का कहना है कि मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। तो ये प्रश्न उठाना मैं निरर्थक और बकवास मानता हूँ। क्या है कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, और वो यही करते हैं, हंसते हैं और गाल फुलाने की कोशिश करते हैं। एक सुंदर कांड करता है, एक लंका कांड करता है। बासमती चावल में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हैं और समर्थन पंजाब की सरकार के अमरिंदर सिंह जी का विरोध किया नहीं है आपने। बीजेपी का बयान अपनी जगह है, लेकिन पीसीसी की कमान संभालने के बाद से ही कमलनाथ ने जो फैसले लिए और बीजेपी को फाइट दी, वो जताने के लिए काफी है कि प्रदेश में कमलनाथ ही कांग्रेस है। फिर सवाल ये भी है कि पार्टी में मुद्दों को लेकर उलझन क्यों है। इसको लेकर राजनीतिक जानकारों का इशारा कांग्रेस हाईकमान की तरफ है। कई बार बड़े मुद्दों पर हाईकमान की तरफ से खुलकर स्टैंड सामने नहीं आता। यही राम मंदिर निर्माण को लेकर हुआ। शायद यही कंफ्यूजन की वजह बनता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नाथ का वचन ही शासन है, या इसको दूसरे तौर पर यूं भी समझ लें कि कमलनाथ ही कांग्रेस है। क्योंकि शासन में अब कमलनाथ है नहीं, विपक्ष के प्रमुख नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख हैं, तो कमलनाथ ही कांग्रेस हैं, ये मानना ज़्यादा ठीक होगा। वो जो कहते हैं वही होता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो वो कहते हैं प्रदेश कांग्रेस के मुखिया के नाते भी वही माना जाएगा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी वही माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस के जो अंतर्विरोध हैं, कांग्रेस की जो कठिनाइयां हैं, कांग्रेस की जो चुनौतियां हैं, वो थमने का नाम लेती नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला श्रृंखला की अपनी जो अद्भुत उनकी सीरीज़ है कविता की, उसमें वो कह गए हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह एक ही होनी चाहिए, और राह वो क्या होनी चाहिए, तो लक्ष्मण सिंह जी भले ही उनकी आलोचना सज्जन सिंह जी कर रहे हों, लेकिन बात लक्ष्मण सिंह जी ने बड़े मार्के की कही है कि जो दल बदल का मुद्दा है और जो मसला है जनता से जुड़ा हुआ, यही मुद्दे उठाइए। आप शुद्धिकरण की बात करेंगे तो ये कुछ, माफ़ कीजिएगा, ये विषय कुछ वैसा ही हो जाता है कि जैसा एक बार ईसा ने एक महिला को जब पत्थर मार रहे थे कुछ लोग, तो उन्होंने उनसे कहा कि सबसे पहले वो पत्थर मारे जिसने कोई पाप न किया हो। पाप पुण्य की परिभाषा का यहाँ अर्थ राजनीति में ये नहीं है कि राजनीतिक दल कोई पाप में डूबे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता के प्रति उनका समर्पण, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन राजनीति में जो समझौते सत्ता के लिए होते हैं, उससे न कांग्रेस अछूती है न बीजेपी अछूती है। ऐसे में ये शुद्धिकरण जैसे कार्यक्रम जो आपको लगता है कि एक पॉपुलैरिटी की कोशिश है, लेकिन उससे मिलता कितना है ये जनता जानती है। क्योंकि जनता को मतलब है, और कांग्रेस से बेहतर कौन समझेगा कि जिसने कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर अपनी सरकार बनाने का क्लेम मध्य प्रदेश में 2018 में किया, शुद्धिकरण की बात उसने 2018 में नहीं की थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई बार कमलनाथ जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सुनते सबकी हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या यही चुनौती है कमलनाथ जी की
इस मसले पर हमने पहले भी बात की है। आइए आज उसी श्रृंखला को एक बार और आगे बढ़ाते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस की दो सीनियर लीडर्स हैं। सबसे पहले मिलिए विधायक बीजेपी की कृष्णा गौर जी से, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और साथ ही हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही हैं अर्चना जायसवाल जी, जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस की, और साथ ही इसके पहले महिला कांग्रेस विंग को संभाल चुकी हैं। दोनों ही बहुत संजीदा राजनेता हैं। संदीप जी, कमलनाथ जी ने जो कहा है ठीक है, शुद्धिकरण की बात है, इसकी बात है। सज्जन सिंह वर्मा जी बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करते भी नज़र आए, वो उनका अधिकार है। आखिर सरकार में, कांग्रेस की सरकार में वो नंबर 2 थे और कमलनाथ जी के ख़ास लेफ्टिनेंट हैं वो। लेकिन फिर भी ये मसला जो है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है कि कोई निंदा करे और वो समीप भी रहे। और राजनीति में तो ये और कठिन हो जाता है, जहाँ कहा जाता है कि ठकुर सुहाती का बोलबाला होता है। तो क्या कहेंगे आप, आखिर क्या रास्ता है, क्या कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है? जी शरद जी, जब भी कोई व्यक्ति या मानस उसका दुराहे पर होता है तो दिक्कतें बहुत आती हैं। बात अगर हम कांग्रेस की करें तो इस समय दुराहे पे खड़ी है कांग्रेस। वो तय नहीं कर पाती है कि उसे किस राह पे जाना है। जैसे आपने पहले कहा कि एक राह पे चलना चाहिए। बात राम मंदिर की हो, देर कर गई कांग्रेस उसमें। कमलनाथ जी ने स्टेप जल्दी ले लिया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बात आई वो देर हो गई। हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने कई बार स्टैंड लेने की कोशिश की, पुलवामा में उसे बैक पड़ गई थी बॉल। कांग्रेस डरती है कि कहीं वो कोई चीज ऐसी ना कह दे जिससे राजनीतिक नुकसान हो जाए। वो सोचती समझती कहीं ज्यादा है और समय उसमें निकल जाता है। अगर हम देखें तो क्रिकेट में एक कहा जाता है ना कि बैट्समैन जब बैटिंग करता होता है तो वह डबल माइंडेड हो जाता है। बॉल आती है तो वो समझ नहीं पाता है कि उसे आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, और गेंद तब तक गिल्ली ले उड़ती है या स्टंप ले उड़ती है। कांग्रेस की लगभग स्थिति वही हो रही है। शुद्धिकरण वाला मामला है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जनमानस से जुड़ी हुई बात है, उसको आपको उठाना पड़ेगा। राम मंदिर जनमानस का मुद्दा था, इसमें आपको, चाहे वह बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, लेकिन बात तो राम की है ना, तो राम की बात तो आपको करनी पड़ेगी। और कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, या यूं कहे कि दिग्विजय सिंह जी ने भी जो सवाल उठाया और अब लक्ष्मण सिंह जी ने जो सवाल उठाया, उससे कांग्रेस को लाभ कम नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि गुटबाजी सामने दिखने लगी है कांग्रेस की। जी अर्चना जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कई बार कहा जाता है कि अगर आप सदाशयता के साथ सामने आते हैं तो आप और ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। कई साल पहले, काफ़ी पुरानी फिल्म है दोस्ती, दो दोस्तों की कहानी थी, और उसका एक बड़ा चर्चित गीत था, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी आवाज़ मैं न दूंगा। जो साथी आपको छोड़कर गए हैं, शुद्धिकरण के बजाय अगर आप पीड़ा से याद करते उनको तो शायद ये और ज़्यादा प्रभावी होता। लेकिन ये आपका विषय है, आपके रणनीतिकारों का विषय है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम लोग कौन होते हैं सलाह देने वाले, और देना भी नहीं चाहिए, हमारा अधिकार भी नहीं है ये। लेकिन फिर भी आप किस तरह देखती हैं ये तमाम चीज़ों को? मुद्दा आपके पास मजबूत है, दल बदल का विषय है, लेकिन दल बदल को अगर आप इस तरह देखेंगे, क्योंकि दल बदल इस देश में कोई नया प्रकरण नहीं है, फिनोमिनन नहीं है। एक समय तो आया राम गया राम जैसे शब्द ही गढ़ लिए गए थे 80 के दशक में। तो ये कितना, अगर आप इस तरह से करेंगे तो कितना प्रभावी होगा, ये वक्त बताएगा। क्या, लेकिन आप क्या रिएक्शन देती हैं इस पर, क्या कहेंगी आप अर्चना जी? जी देखिए, मेरा आपसे कहना है, आपने इतिहास में देखा है कभी 27 विधायक गए हों और उनकी खरीद फरोख्त करी गई हो? 2 तो ठीक है कि जो वो काल कवलित हो गए, उनकी जगह चुनाव है। 25 जो गए हैं, 22 चले गए, आपने सरकार बना ली, भाजपा ने सरकार बना ली, उसके बाद भी 3 और ले गए, और आप कह रहे हैं कि हम और लाएंगे। तो ये खरीद फरोख्त जो करती है और धर्म की राजनीति जो करती है वो भाजपा करती है, हम लोग नहीं करते। जनमत की सरकार थी, वोट मतदाता ने दिया, कांग्रेस की विचारधारा से वोट दिया, सरकार बनी, मंत्री बने, विधायक बने, और जब वो
ये मतदाता का अपमान नहीं है? आप इसको कैसा मानते हैं कि मतदाता ने वोट कांग्रेस की विचारधारा से दिया, एक विधायक जाता है, 2 जाते, और आज जब वो विधायक छोड़ के चले गए, मंत्री छोड़ के चले गए, आज वो विधायक भी नहीं और आपने पुनः उनको मंत्री बना दिया। और क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्या जनमत की सरकार 15 महीने चली, कमलनाथ जी की सरकार क्या अच्छी नहीं चल रही थी? क्या 5 साल हम लोग सरकार नहीं चला सकते थे? तो आपको बताना पड़ेगा, मतदाता को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कोई प्रतीकात्मक चीज लानी पड़ेगी, और गंगा जल से शुद्ध चीज मेरे पास कोई चीज नहीं थी। ये सत्यता का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। जनता को बताना पड़ेगा आपके मत का हनन हुआ है, आपके मत को बेच दिया है भाजपा ने और अपनी सरकार बना ली है। आज यदि उनको कुछ खरीद फरोख्त करते, विधायक यहाँ से जाते, तो उनको यदि कुछ लालच नहीं होता तो तुरंत मंत्री क्यों बनाया जाता? आप बताएं क्या हालत है मध्य प्रदेश की, क्या स्थिति हो गई है, आप स्वयं देखिए। तो आप जो कह रहे हैं वो कविताएं, वो तो मुझको आती नहीं है, मुझे काम करना आता है, और हमारा संगठन अब इतना मजबूत है, और ये शुद्ध के लिए युद्ध है। ये शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये मत का शुद्धिकरण है। ये मैं कोई जो विधायक गए हैं वो गद्दार विधायक मैं कहती हूँ, उनका शुद्धिकरण मैं नहीं बोल रही हूँ, उनको मैं कुछ भी नहीं बोल रही। मैं मतदाता के जो मत को अशुद्ध कर दिया है और उस मत को जो बेच दिया है उसके मैं खिलाफ हूँ। यदि आगे भी ऐसे चलता गया तो राजनीति का क्या शुद्धिकरण होगा, क्या मायना होगा? है इस तरह से विधायकों को आप टिकट दे दीजिए और पार्टियों को दोनों को बैठा दीजिए, जो ज्यादा बोली लगाएगा वो खरीद लेगा। कि अगर आप मानती हैं कि अशुद्ध किया है कुछ जनप्रतिनिधियों ने, तो उसको शुद्ध करने का अधिकार भी मतदाता के पास ही है। वही अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा और फिर जिसको प्रतीत होगा पास हम जाके अपनी बात रखेंगे, बिल्कुल तो ये राइट मतदाता के पास कुछ अधिक है, बताएंगे जी, हमारा कार्यकर्ता उसके पास जाके बताएगा उसको। जी जी, चलिए, और जनता डिसाइड करेगी, आने वाले समय में पता चलेगा। कृष्णा जी, आपने सुनी आपकी सहयोगी कांग्रेस की सीनियर लीडर अर्चना जी की बात। उन्होंने कहा कि दर्शन पर उनका विश्वास इस मामले में नहीं है, कि साहित्य कविता काम करने पर उनका भरोसा है, जो बिल्कुल ठीक बात है। कई बार साहित्य और दर्शन बहुत भरमाते हैं, इसलिए रणनीति में अटकते भी हैं, चाहे महाभारत का दौर हो कई हजार वर्ष पहले का या आज का दौर हो। और इसीलिए शायद राजनेताओं को न दर्शन में उलझना चाहिए न साहित्य में उलझना चाहिए। बहरहाल ये एक निज रुचि अभिरुचि का विषय है। क्या कहेंगी आप? जी, निश्चित रूप से शरद जी, मैंने अर्चना जी की पूरी बात सुनी है, और उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त की राजनीति भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं करती। तो सबसे पहले तो मैं उनको इस बात का स्मरण कराना चाहूँगी कि 2018 के विधानसभा के चुनाव में ये बात सच है कि बहुमत किसी को ना मिला था, ना उनको मिला था, ना हमें मिला था। मत प्रतिशत जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लेकिन बहुमत नहीं मिला था। अगर हमें खरीद फरोख्त करनी होती तो हम उसी समय कर लेते, हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम एक शुचिता की राजनीति करना चाहते थे और इसीलिए हमने विपक्ष में बैठना स्वीकार किया, एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाना स्वीकार किया और हम अपना काम कर रहे थे। लेकिन आपने देखा 15 महीने की इनकी सरकार में जो अंतर कलह, जो अंतर विरोध, अंतर द्वंद्व जिस प्रकार से चला, इनके अपने ही लोग टूट कर आए हैं। हमने किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की, इनका अपना परिवार टूटा और इसीलिए जब वो टूट कर हमारे पास आए तो स्वाभाविक रूप से हम भी राजनीति करने के लिए बैठे हैं। हम लोग भी प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। यदि एक हमें वातावरण ऐसा मिल रहा था, माहौल मिल रहा था, वो लोग हमारे को सहयोग करने के लिए तैयार थे, तो हमने उनका स्वागत किया। और आप देखिए, विचार करिए कि अपना विधायक पद छोड़कर, अपना मंत्री पद छोड़कर सिर्फ जनहित के मुद्दों पर वो हमारे साथ आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने ही सरकार में, अपने ही लोगों से, अपने ही नेता से कई बार इस बात के प्रयास किए कि जिन वादों को लेकर हम सत्ता में आए हैं वो वादे पूरे किए जाए। लेकिन सरकार सत्ता के अहंकार में इतनी चूर थी कि अपने ही परिवार के सदस्यों की बात नहीं सुन रही थी। और जब बार बार कहने के बाद भी बात नहीं सुनी तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री थे, उनकी प्रतिबद्धता जो जनता के प्रति थी वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि ऐसे सरकार के साथ हमको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो हम क्या मुंह लेकर जाएंगे कि हमारी सरकार होने के बाद भी हम आपके काम नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए इस बात का। 15 महीने आप सरकार चला रहे थे, आपने अपने ही परिवार के सदस्यों की अनदेखी की और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आपका परिवार टूट गया। अब आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की।
आपके अपने लोग टूटकर हमारे पास आए। दूसरी बात ये, आपने कहा कि हम शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं, जनता के बीच में हम जाएंगे। पूरा प्रदेश ये जानता है कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश को किस स्थिति में पहुंचाया था। सिर्फ एक उद्योग फल फूल रहा था और वो था ट्रांसफर उद्योग। इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ, कोई वादे पूरे नहीं किए गए। और इसीलिए जनता के बीच में चलिए जी, हमारे जनता कामों का आकलन करेगी और उसके बाद जो परिणाम जनता देगी वास्तव में वही असली परिणाम होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे ये भी लगता है, हालांकि अर्चना जी फिर कहेंगी कि कांग्रेस को बहुत अच्छे से जानती है, लग रहा है। फिर काव्य पंक्तियों की तरफ मुड़ रहे हैं पत्रकार महोदय, लेकिन क्या करें, हम लोग इसीलिए भ्रमित होते हैं कि थोड़ा बहुत काव्य, साहित्य, दर्शन, इसकी तरफ हम मुड़ जाते हैं। कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी को आसान किया, कुछ से माफ़ी मांग ली, कुछ को माफ़ कर दिया। अगर बीजेपी बड़ी आसानी से ये कह देती कि हमने सत्ता के लिए ये परिवर्तन किया है, जो सत्य है, और कांग्रेस ये कह देती कि संख्या बल हमारे पास पूरा नहीं था, बीजेपी के पास भी पूरा नहीं था, हमारे एक बड़े धड़े में टूट फूट हुई, उसे प्रलोभन दिया गया या नहीं दिया गया ये जनता देखे, लेकिन ये हुआ, कुछ हमारी भी कमज़ोरियाँ थीं और सत्ता के लिए ये खेल होता है, तो बहुत आसान होता। लेकिन अब यहाँ बड़ी बड़ी बातें छिड़ जाती हैं कि आप सत्ता लोभी हैं, हमको पूरा जनादेश था, जनमत था, जबकि सच्चाई हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। संजय जी, माफ़ कीजिएगा, पौराणिक जी, संदीप जी, किस तरह आप देखते हैं? जनता मुस्कुराती रहती है योगेश्वर कृष्ण की तरह, वो सब जानती है कि कांग्रेस के मन में क्या है, बीजेपी के मन में क्या है, और ये जानते हुए भी बड़ी चतुराई से वो अपने वोट का इस्तेमाल करती है। आप किस तरह देखते हैं? आखिर क्या राजनीति कभी तथ्यों पर लौटेगी? इस तरह से बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होने लगती हैं। आखिर तथ्य परखता जो राजनीति का एक मुख्य चरित्र होना चाहिए, राजनीति उससे किनारा कर जाती है, हट जाती है, और हमें लगता है कि एक ही एक दोहराव चल रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। एक कहता है आपकी कमजोरी थी, दूसरा कहता है आपने लूट ली हमारी महफिल, हमें तो 5 साल का जनादेश था। क्या कहेंगे आप? देखिए सर जी, बड़ी सीधी सी बात है, राजनीतिक दल तो अपने को बेहतर बताएंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो सत्ता में आए हैं तो वो बेहतर काम कर रहे हैं, जो सत्ता से बाहर हुआ वो बेहतर काम नहीं कर रहा था। लेकिन जो आपने बात कही, जनता की बात वास्तव में कोई राजनीतिक दल नहीं करता। जब विपक्ष में होता है तो वो जनता की बात करता है और जैसे ही सत्ता में आता है वो भूल जाता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि बेरोजगारी की बात तब होती है जब विपक्ष में होते हैं, गरीबी की बात तब होती है जब विपक्ष में हैं, जब सूखा की बात तब होती है जब विपक्ष में है। सत्ता में आते हैं तो वो हम अपने तरह से उसको सिलेक्टिव जो कहते हैं, हम चुनाव हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। जिन बातों की बात ये विपक्ष में रह के करते हैं राजनीतिक दल, अगर काश वो सत्ता में आके करते तो ये देश बदल जाता, देश के हालात बदल जाते। जो हम पैमाने देख रहे हैं, चाहे गरीबी की देख रहे हैं, कुपोषण की देख रहे हैं, बेरोजगारी की देख रहे हैं, ये हालात बदल जाते, कहीं ना कहीं बदलते दिखते। लेकिन राजनीतिक चरित्र ही कुछ ऐसा है कि वो सच से अपने को दूर कर लेता है। विपक्ष में रहते वो अपने को सच के करीब बताता है और जनता का हिमायती बताता है, लेकिन सत्ता में आते ही वो उससे दूर हो जाता है और वो वही करता है जो उसे करना होता है, जो उसकी सुविधा के अनुरूप होता है। वो अगर जनता का काम करने लगेगा तो उस पर बोझ ज्यादा आ जाएगा, उसको नई योजनाओं पे काम करना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए वो काम नहीं कर पाएगा। राजनीतिक दल आता है तो वो अपने लोगों के लिए पहले प्राथमिकता होती, अपनी विचारधारा को बढ़ाना पहली प्राथमिकता होती है उसकी। यही कारण है कि जनता की बात कोई नहीं करता, विपक्ष में रह के जरूर वो बात करते हैं, सत्ता में आके नहीं करते। इसीलिए सत्ता जनता से दूर दिखती है, लेकिन जनता के मन में क्या होता है ये कोई दल नहीं जानता। अर्चना जी, क्या कहेंगे आप? आपने सुनी संदीप पौराणिक जी की बात, और महत्वपूर्ण मसला यही है कि जनता को इतना उद्वेलित किया जाए किसी भी मसले को लेकर कि जनता, आप चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपके पक्ष में खड़ी दिखे। आप अगर चुनाव में जा रहे हैं तो जनता से जुड़े मुद्दे केंद्र में होने चाहिए, और किसी राजनीतिक दल को ये बताने की धृष्टता कोई नहीं कर सकता कि जनता से जुड़े मुद्दे क्या हैं। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस देश के राष्ट्रीय दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से अपनी राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस तो 130 साल पुरानी पार्टी है। जी अर्चना जी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से जनता के लिए काम करा, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान की तरफ से बात करे, शुरुआत से करे, और आज तक जो करा, चाहे दलितों के लिए क्या, अल्पसंख्यकों के लिए क्या, और ये 15 महीने में महिलाओं के लिए भी कन्यादान योजना हो, चाहे व्यापार व्यवसाय की बात हो, चाहे किसानों की ऋण मुक्ति की बात हो, हर तरफ
आंगनवाड़ी की बात हो, हर तरफ काम किया जनता के हित में। वही मेरा कहना था कि 15 महीनों में जो काम चल रहे थे, उन्होंने 15 साल काम किया, हम 15 महीने काम करे थे, 3.5 साल हम और काम कर लेते हैं, कामों को अंजाम देते। जैसे ही मेट्रो का काम हुआ या और भी ऐसे काम नए बड़े बड़े चालू हुए, जो मध्य प्रदेश का विकास भारत में दिखता कि मध्य प्रदेश को जो पिछड़ा रूप कहते थे उसको अगड़ा बनाने में लगे हुए थे कमलनाथ जी। और उसको बनाने में समय तो लगेगा, इतना 15 साल में पिछड़ गया था। जनता के लिए काम कर रहे थे, किसानों की खुशहाली के लिए कर रहे थे, महिलाओं के लिए कर रहे थे, बच्चों के लिए कर रहे थे, युवाओं के लिए कर रहे थे, रोजगार देने के लिए कर रहे थे। बहुत सारे काम चालू हुए थे, आप पटरी पे आ ही रहे थे काम, और उनका परिणाम सामने आने वाला था। उनको लग गया ये 15 महीने में जब कमलनाथ जी इतना काम कर सकते हैं और ये लोग विकास करते हैं, ये लोग बोलते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। हम जैसे कि मैंने करमरने वाले दिखा रस्ते बोला, तो हम लोग करते हैं। और यदि वही काम करते करते 15 महीने में ही इनको लग गया कि अब तो बहुत हो गया है, अब इनके 22 विधायकों को लेके किडनैप कर लिया जाए, बेंगलोर चला जाए। चाहे कोरोना महामारी किस रूप में फैल रही थी, स्वास्थ्य मंत्री बेंगलोर में बैठे हैं। इंदौर में कोरोना महामारी रूप ले चुकी है, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश में आ चुका है, इंदौर बढ़ गया है और कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हो रहे हैं। और आज भी देखिए आंकड़े किस तरह से बढ़ गए, परंतु किसी को कुछ था नहीं। तो जनता की बात किसी ने रखी कि उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं, उनको जांच की किट मिल रही है कि नहीं, उनका रहन सहन क्या। अकेली 4 पूरी सब्जी देने से आप जनता की बात, मैं लॉकडाउन कर सकते थे। अब आप मेरे को ये बताएं, आप जी एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रही हूँ कि आप सोचिए, आप इतने सारे जो लोगों को लेके गए हैं, भाजपा में चले गए हैं जो कांग्रेस के, तो उथल पुथल मेरे यहाँ थोड़ी मचेगी, उथल पुथल वहां मची है। वहां के स्थापित नेताओं का क्या हाल हो रहा है, ये आपसे और मेरे से छुपा नहीं है। जो लोग वहां पर हारे थे कांग्रेस से, अब उनके सामने कांग्रेस का ही व्यक्ति भाजपा का व्यक्ति बन के लड़ेगा, तो अब जनता तो समझदार है ना, कृष्णा तो जी जानती है, कृष्णा जी और दिखाएगी भी वो। तो कृष्णा जी यही शुद्ध के लिए युद्ध होने वाला है। जी। आने वाले समय में हमारे यहाँ कोई भगदड़ नहीं है और कोई भी हमारे यहाँ मतभेद नहीं है। जी और संदीप जी की बात से मैं असहमत हूँ, क्योंकि ये बात सच है कि राजनीतिक दल बहुत सारे वादे करके सत्ता में आते हैं और सरकार में आने के बाद उनको पूरा करना उनकी महती जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए जब हम जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं तो दोबारा हमको सत्ता प्राप्त होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, हम अंत्योदय के जिस विचार पर काम करते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार करना, ये हमारी मूल विचारधारा का उद्देश्य है। और इसीलिए इसी मंत्र पर काम करते हैं, चाहे हम केंद्र में सरकार में रहें चाहे राज्य में। और आपने देखा होगा कि केंद्र में सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को मकान देना, उज्ज्वला के माध्यम से गरीबों के घर में गैस सिलेंडर पहुंचाना, शौचालय का निर्माण, जिस प्रकार से काम हुए हैं वो गरीब को मूल में रखकर हुए। मध्य प्रदेश की भी यदि हम बात करें तो 15 साल में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उठाकर विकसित राज्य की श्रेणी में पहुँचाया। संबल योजना हमारी किसके लिए थी? गरीबों के लिए थी, गरीबों का कल्याण करने वाली योजना थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके सारे गरीबों की कल्याण की योजनाएं उनको बंद कर दिया। इन्होंने अपनी योजनाएं शुरू की, कोई बात नहीं, हर सरकार अपनी योजनाएं शुरू करती है, लेकिन आप अपनी योजनाओं को नीचे तक उतार पा रहे या नहीं, यह भी आपकी जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रदेश में कोरोना फैल रहा था और कोई चिंता नहीं थी। आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे जब प्रदेश में कोरोना फैल रहा था? वो आईफा की बैठकें ले रहे थे। हमारे यहाँ पर शिवराज जी ने जिस दिन शपथ ली उस दिन रात को 10 बजे उन्होंने लगातार कोरोना की बैठकें करके मध्य प्रदेश में स्थिति कम से कम कंट्रोल में रही कोरोना की। यह आज हम सब के लिए बहुत संतोषजनक है और इसीलिए हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में यह हालात बिगड़े ना। आप भोपाल भी सुधार नहीं पाए, लगता है कि नाक के नीचे कोरोना फैल रहा है। वक्त की बंदिश है, बिल्कुल सुधरेगा, लेकिन ये बात सच है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा पर काम करती है, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, लेकिन जनता का सच से सामना हो चुका है और आने वाले उपचुनाव में जनता बताएगी। वाइंड की तरफ बढ़ूंगा, विनम्रता से ये कहते हुए इस बात को दिखा देंगे कि मध्य प्रदेश, विनम्रता से ये बात कहते हुए मैं बढ़ूंगा कि युद्ध के नियम होते हैं। 200 सीटें आएंगी, आपके मंत्री बोलते थे। और अगर हम देखेंगे महाभारत में तो एक तरफ अभिमन्यु का वध होता है तो नैतिक प्रश्न उठते हैं, फिर बाद में कर्ण का जब वध होता है तब भी नैतिक प्रश्न उठते हैं और दोनों पक्षों के पास अटूट दलीलें होती हैं। दोनों पक्षों को आप देखें अगर निष्पक्षता से तो ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोई भी सरकार
हमेशा किसी सरकार को गिराने के बाद आप लंबे समय तक सत्तासीन रह सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अगर बीजेपी 15 साल मध्य प्रदेश में सत्ता में रही है तो वो लीडरशिप, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी से, और इन तीनों चुनावों में 2003, 2008 और 2013 में ऐसा नहीं हुआ कि कोई सत्ता का चीरहरण हुआ है। इसलिए ये बेहतर है। और कांग्रेस इसके पहले एक लंबी पारी 40-45 साल की सत्ता में खेलती चली आई है, तो उसको भी कोई ये नहीं समझा सकता है कि आप अगर इतनी लंबी पारी खेलते रहें तो इसकी वजह क्या है। वजह बहुत साफ है, मजबूत नेतृत्व, मजबूत संगठन और एकजुट होकर चुनाव को लड़ने की कला। तो एक दूसरे पर आरोप लगाने से पहले दोनों ही दल अपने गिरेबान में झांक लें, क्योंकि उनको लंबी लड़ाई लड़नी है तो उसका रास्ता एक ही है, मजबूत नेतृत्व, मजबूत संगठन और अपनी पार्टी में अटूट भरोसा। ये हमें बताने की जरूरत न बीजेपी को है न कांग्रेस को है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।